ठीक है। हाँ, तो ये फुल लेंथ 22 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो तुम लोग ट्राई करके आए होगे। सो बताओ जी, तो ये भी विद सॉल्यूशन है। तो जिन लोगों ने ट्राई किए हैं, जो भी जिनके डाउट हैं 22 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में, आप चैट में लिखो। है ना, हल्ला सॉल्यूशन तो है ही सबका। और फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो पूछो। सर करेक्शन है कुछ में। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताइए। तो सर फर्स्ट में ही देखो एक बार, पहला। फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, एन इज कॉची, एन इज कॉची बट नॉट बाउंडेड। अच्छा, तो कॉची है तो कॉची तो ओ। तो यहाँ पे तो क्या मतलब है, इसको लिखना चाहिए। हम्म। नेक्स्ट क्या है, 57 में क्या डाउट है भाई? तो 57 में कह रहा है कि ये तो जैम पी वाई क्यू है, इसमें क्या डाउट है भाई? जैम का नहीं, किसी न किसी का पी वाई क्यू तो दिख रहा है मुझे। एक्शन सीक्वेंस ऑफ आई आई डी रैंडम वेरिएबल इन फॉर्म 04 है। वाई इंडिपेंडेंट है एक्शन से, जिसका ये पी एम एफ है। तो वाई कहीं ना कहीं मुझे पॉइसन दिख रहा है। क्या है ये, पॉइसन होगा? नहीं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड है। पॉइसन में जीरो से स्टार्ट होता है ना, तो वन पे ट्रंकेट कर दिया है, मतलब जीरो को हटा दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर दिया, मतलब शिफ्टेड पॉइजन टाइप का कह सकते हो। तो लाइक मैं बोल रहा हूँ k-1 का एक्स y-1 का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन 1 हो जाएगा शायद, उस तरह से। y-1 का ऐसा कुछ। एनीवे देखते हैं क्या है। तो p प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम मोर देन 3 दिन। क्या डाउट है भाई इसमें? तो मैक्सिमम ज़्यादा है तो ईच। सर वो उसने दिया हुआ है x1 से xy तक, वो था। नहीं रहता, नॉर्मल कांस्टेंट रहता तब हो जाता। हाँ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ ना, इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हें उस दिन भी जैसे नॉर्मल है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें जो है हाँ, इसमें क्या करोगे? इसमें मान लो है तुम्हारे पास y है, तो y को कोई कांस्टेंट रख दो। ये डबल एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लगा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब मान लो y इज इक्वल टू स्मॉल n,
एंड अब करो जो तुम्हें करना है। समेसन y का सपोर्ट क्या है, y का सपोर्ट है 1 से, तो 1 से इन्फिनिटी। अब निकालो जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी थी, मैक्स ऑफ x1 x2 xy मोर देन 3, मैक्स ऑफ x1 x2 xy था ना, तो मैंने y को n ले लिया, तो xn मोर देन इक्वल टू 3। यह है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ए गिवन ई आई। तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा हुआ है, ये y ही है गिवन y इज इक्वल टू n। तो यहाँ हुआ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई। जो भी यहाँ पे जैसे 1 से इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी कर दो, यहाँ जैसे जनरली हम लिखते हैं ना, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, तो इसी में फ्रेम हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी है। निकालो इसको, फिर इसमें क्या होगा, y बराबर n, यहाँ रख दो n, तो आ गया। कर पाओगे आगे, इसकी प्रोबेबिलिटी पता है क्वेश्चन में, और इसकी पता है, हो हाँ तो गया, सर। यही तो किया है, करो सॉल्व। तो जो पूछा गया है उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, सो 11 में क्या है कि y 1 से n है, xi विद अ रैंडम वेरिएबल हैविंग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर q मान लो, है ना। और यहाँ है x1 है 1 माइनस p1, ऐसा होगा 1 p1 की पावर k या pi, यहाँ pi होगा फिर 1 माइनस पी क्योंकि IID है ना, IID है, तो 1 माइनस p एंड p की पावर k। अज्यूम दैट x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट, ओके। अच्छा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जरूरी नहीं है, तो 1 माइनस पी आई होना चाहिए एक, तो यहाँ पी आई होगा। एंड तो पूछ क्या रहा है, देन वाई ज्योमेट्रिक है विथ पैरामीटर्स, वाई क्या मिनिमम, तो मिनिमम में क्या फॉर्मूला आता है, हमने ये पढ़ा था ना थ्योरम, तो हमने ये थ्योरम पढ़ा था, इसने क्या पूरा प्रूफ लिख दिया। तो यहाँ मैक्स लिख रखा है, अच्छा। हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि x1 x2 xn IID ज्योमेट्रिक p है, देन जो मिनिमम होगा दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक 1 माइनस 1 माइनस पी की पावर n। तो ये IID के लिए है ना। तो अभी हमारे पास अलग अलग है, तो अलग अलग तो उसके लिए थ्योरम था, है ना। जो अलग अलग थ्योरम था, अगर एक्स आई ज्योमेट्रिक पी आई है और ये इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स था, दिस वाज ज्योमेट्रिक विथ वन पैरामीटर प्रोडक्ट 1 माइनस पी आई आई फ्रॉम 1 टू n, ये होता था ना। तो यहाँ पे क्या है, कहना क्या चाह रहा है, y है मिनिमम, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्योमेट्रिक विद दिस पैरामीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसने कुछ भी बना दिया है। क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट, एक मिनट,
समेसन पी आई, नहीं यहाँ पे तो आता 1 - P1 1 - P2 1 - Pn, ऐसा कुछ आता है ना मिनिमम का। तो तो डाउट क्या आपका 11 में आपको लग रहा है सी होना चाहिए। सी भी नहीं, इसमें आई थिंक ये लिखने में गलती किया है, देखते हैं क्या है। क्योंकि इसको अगर ठीक करोगे तो ये तो प्रोडक्ट यहीं तक आ चुका है ना, ये तो सी डी एफ, तो 1 - दिस। अच्छा, इसका नाम इसने P1 P2 Pn रख दिया, और पी आईज क्या है यहाँ पे, ऐसा तो लिखा नहीं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर 1 - P है ना, तो हम जो लिख रहे हैं उसमें P की जगह 1 - P है। ठीक है, सो देखो मैंने जो थ्योरम लिखा है ना वो इसके लिए लिखा है, हमने किसके लिए लिखा है, ज्योमेट्रिक पी के लिए, ज्योमेट्रिक पी आई के लिए। यही थ्योरम अगर हम रिपीट करें इसके लिए तो क्या होगा कि एक्स आई है ज्योमेट्रिक 1 - पी आई, है ना, ये है इंडिपेंडेंट। तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा वही फिर से ज्योमेट्रिक होगा, 1 - प्रोडक्ट ऑफ पी आईज हो जाएगा फिर, आई फ्रॉम 1 to n, है ना। तो यहाँ पे बात सही है, तो इसका आंसर जो है सी वाला होगा। ठीक है, हाँ 11 में सी होगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ जी, 1 तो हो गया ना, 1 में क्या डाउट है, 1 11 12 14, तो इसमें क्या था आपका, 1 तो हो गया। 1 में वो कॉची है ना, इसमें नॉट कॉची कर देगा, चेंज कर देगा पहला ऑप्शन, तो ओके है। क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है ना डायरेक्टली कि ये कन्वर्जेंट है, और इसकी लिमिट कुछ आती है 1 से स्टार्ट है, A1 + 2 A2/3, ऐसा कुछ फॉर्मूला था ना, तो वो आता है। तो ये तो प्रूफ गलत लिखा है, ये जो लिखा है सॉल्यूशन गलत है। अब जिन लोगों ने बनाए हैं और टीम वाले लोग वैसे ही है ना, तो उतने लगने रहे उतने, मतलब जिनको उतना लेवल है। सो तो ये सॉल्यूशन गलत है, ठीक है। ये चूंकि हमने क्लास में ही प्रूव किया है, थ्योरम है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो एवरेज है प्रीवियस 2 टर्म का, तो वो कन्वर्जेंट होगी, कॉची होगी, लिमिट है A1 + 2 A2/3, इस तरह से। तो ये बाउंडेड नहीं क्यों है, एक मिनट, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगा। ए एन बी द एनी नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस सच दैट, ये ऑप्शन होगा। अच्छा लेकिन यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ना ए एन +2/2 है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा अलग है ना। एक मिनट, वो नहीं है ना जो हम सोच रहे हैं। मैं कह रहा था कि नेक्स्ट टर्म प्रीवियस 2 टर्म का एवरेज है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे तो बीच वाला टर्म क्या है, पहले और लास्ट का एवरेज है। ये कह रहा है an+1 तो बीच में है, an+1 के पहले an होगा, उसके बाद an+2 होगा, है ना। तो फर्स्ट और लास्ट नेक्स्ट जो है उसका एवरेज है। अच्छा अच्छा, तो ये वो नहीं है सर ना। ये सही है, हाँ, पर ऐसा कुछ हो नहीं सकता ना, कॉची होगा तो बाउंडेड भी होगा, ऑप्शन डी हम्म कैसे होगा। ठीक है। तो अच्छा, कॉची होगा तो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा तो बाउंडेड होगा। हम्म बात तो सही है, तो इसमें भी एरर है कुछ, है ना। तो यहाँ पे इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, है ना, इसने जो लिखा है इसने सही नहीं है। an+2/2 है, तो टर्म्स अगर पुट करते रहेंगे हम लोग, कुछ एग्जाम्पल लेके देख लो। सो होगा क्या, कभी अगर कांस्टेंट सीक्वेंस होता तो ठीक है, नॉन कांस्टेंट में ऐसा होगा। हाउ डू यू नो इट इज कॉची, तो उसके लिए मुझे वैसा करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो। ये है ना, तो यहाँ से आ जाएगा an+1 - an=an+2 - an+1, यही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो
कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, है ना, ये सीक्वेंस में कैसा होता है, जैसे an-1 उसके बाद an उसके बाद an+1 an+2 ऐसा हो जाएगा, ऐसा है। तो क्या कहना चाह रहा है, इसके बीच का डिफरेंस इसके बीच का डिफरेंस इक्वल है। तो ऐसा कब हो सकता है, सोचो कि किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस, मतलब एनी टू टर्म यू चूज दे आर इक्वल। एग्जाम्पल के लिए मान लो, अभी के लिए मान लो अगर ये k है, तो ये सीक्वेंस कैसी बनेगी, पहला टर्म अगर a है ना, तो अगला होगा a+k a+2k a+3k। इसका मतलब उसके टर्म्स ना AP में हैं। अगर मान लिया डिफरेंस k है या डिफरेंस को d मान लो, तो ये क्या कहना, ये तो आपको याद होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। क्या कहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि कोई नंबर्स AP में है अगर यू, है ना, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल, और वो सेम रहेगा। तो ये कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस k है, तो ये इस तरह का होगा। और ये तो अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, जो कि अनबाउंडेड हो जाएगा। और अगर k नेगेटिव हुआ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा, है ना, तो भी अनबाउंडेड हो जाएगा, है ना। और अगर k 0 हुआ तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा, जो कि यहाँ ले नहीं सकते, इसने कहा नॉन कांस्टेंट है, तो k 0 हो नहीं सकता। तो पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, तो ये AP बनाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये अनबाउंडेड ही होगा। अनबाउंडेड है तो कॉची भी नहीं होगा, तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। सीक्वेंस अगर अनबाउंडेड है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, हम जानते हैं। कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट है तो कॉची है, कॉची है तो कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस an है इज नॉट बाउंडेड, है ना, क्योंकि कन्वर्जेंट कब होती, जब टर्म क्या होता है, जब n बहुत लार्ज होता है तो सारे टर्म एक पर्टिकुलर नंबर के नेबरहुड में आ जाता है, तभी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। लेकिन ये तो कह रहा है हर बार डिफरेंस इक्वल है, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि कोई टर्म एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएगा, कोई गैप तो मेंटेन रहेगा। तो नॉट बाउंडेड, नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कॉची, ठीक है, नॉट कॉची नॉट कन्वर्जेंट, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा फाइनल, नाइदर कॉची नॉर बाउंडेड, है ना। हाँ, ये तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, अनबाउंडेड एंड नॉट कॉची, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो 1 तो हो गया। 1 के बाद क्या है भाई क्वेरी में, तो इसमें जो है 1 11 12 14 ना, देखिए, तो 1 11 तो हो गया, 11 में सी ऑप्शन होगा। 12 देखते हैं क्या इशू है। इसमें जो है कंसिडर द सीक्वेंस ए एन बी एन डिफाइंड बाई, तो लिमिट सी एन, तो ए एन बी एन का लिमिट निकाल लेंगे तो सी एन का आ जाएगा। और ए एन का लिमिट कैसे निकलेगा, तो आप 3 की पावर n कॉमन लीजिए, बाहर कीजिए, फिर सिंप्लीफाई कीजिए, तो आई थिंक इसका 3 आता है। हाँ, 3 आएगा ए एन का, ये ऑलरेडी आ चुका है, आई थिंक गेट का PYQ का है शायद। तो 3 की पावर 3 आएगी, ए एन की लिमिट 3 आएगी। और बी एन में अगर मैं n को, है ना, सो अभी बी एन के पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो अगर मैं इसको 1/n से डिवाइड कर देता तो ये 1 हो जाएगी, वो -1, तो 0 ही हो जाएगी। और इधर 5, तो बी एन की लिमिट तो 0 लग रही है, इसने क्या निकाला है, बी एन की लिमिट 1 निकाला है। अच्छा, 1/5 आएगा ना, कॉस का सर 0 आ रहा है एक्सपेंशन। मेरा, बी एन की लिमिट क्या आएगी, सर मेरा 0 आ रहा है। 1/5 सर, वो कॉस का एक्सपेंशन से। नहीं, किसी भी तरीके से करेंगे आंसर तो सेम रहेगा, ऐसा थोड़ी है मेथड अलग होता है आंसर अलग हो जाएगा। अगर मेथड कोई भी लगाएंगे आंसर सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं है, चाहे मेथड तुम कोई भी लगाओ आंसर कॉमन रहेगा। तो चाहे एक्सपेंशन से करो या बिना एक्सपेंशन से करो, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं इसने क्या किया है। तो इसने क्या किया, एक्सपेंशन लिखा है e⁻x का, ओके, तो 1 1 कट गया, फिर 1/n भी कट गया, तो बचा गया यहाँ, इसने फिर cos का एक्सपेंशन लिख दिया, तो 1 1 कट गया,
अब ऊपर 1/n लीडिंग टर्म है कैंसिल होने के बाद, और डिनोमिनेटर में क्या है लीडिंग टर्म, 5 के साथ क्या है 1/n का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ, क्योंकि 1/n ही तो कटा है, मतलब 1/n कटा है तो 1/n स्क्वायर वहाँ भी तो है। ओके, मतलब तरीका कोई भी, आंसर सेम होगा कहने का मतलब मेरा। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स की लिमिट कितनी होती है, 0, 0/0 का फॉर्म है ना ये तो। अगर मैं 1/n से डिवाइड करूं तो मतलब किसी भी तरीके से करोगे आंसर सेम रहेगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो अगर किसी का 0 आ रहा है, 0 कैसे आ रहा है, अगर मान लो मैं ऐसा तो करता सर मैंने 1/n को h ले लिया है, ठीक फिर है, e⁻h माइनस 1 उस टर्म को अलग लिखा हो, और माइनस 1/n को h कर लिखा अलग लिखा हो। हाँ तो ये ऐसा बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर 1/n माइनस 1 अपॉन 1/n, यही ना, और ये माइनस में 1/5 टाइम 1 माइनस कॉस 1/n/1/n, ये बनेगा। अब बताओ, तो ये अब से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तो 1 हो रहा है। ये 1 हो रहा है, -1, ये इसकी लिमिट 0 आती है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 0 इज 0। चेक करो, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगाओगे ना, चेक करो, तो ये तो 0/0 हो गया तुम्हारा। इसका क्या तुम 1 ले रहे हो लिमिट, चेक करो, तो ये तो 0/0 हो गया, तो इसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि 1 तो इसकी लिमिट होती है, तो 1 माइनस 1, तो ये 1 तो मेंटेन रहेगा, है ना। एक्सपेंशन से करो, ठीक है, एक्सपेंशन से कर लो जैसे उसने किया है, तो आई थिंक एक्सपेंशन से करने पे वही आएगी, bn की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, bn की लिमिट एक्सपेंशन से करोगे तो 1/5 आ जाएगी। ओके ठीक तो है, फिर तो चेक कर लो। सो एक्सपेंशन से करोगे bn की लिमिट 1/5, क्योंकि ये बाकी वो हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना, क्योंकि 1/n का स्क्वायर यहाँ मिसिंग है, ये पावर में 1/n स्क्वायर होगा, इसने यहाँ मिस किया है, ठीक है ना। तो कैंसिल हो जाएगा e की बार एक्स एक्सपेंशन में, और फिर वो 1/2, ठीक 1 ही आ जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मतलब 5 बाहर है तो 1/5, तो 5bn1 प्लस 3 4, ठीक तो है, ठीक है 12 में ये ओके है। एक्सपेंशन से किसी तरीके से करो आंसर सेम आएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक अगर अलग अलग आ रहा है तो। ओके 14 सर। 14 16 में क्या है, 14 जो आपका है कि एक्स रैंडम वेरिएबल है जिसका पीएमएफ आपको ये दे रखा है y है x प्लस 1 स्क्वायर, देन विच इज द फॉलोइंग ट्रू, तो बेसिक क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है इसमें, सर आंसर मुझे लग रहा है गलत है यहाँ पे। किसका, डी का आंसर। नहीं, वो y का जो पीएमएफ लिखा हुआ है यहाँ पे, वहाँ हाँ पे 4 मास पॉइंट पे और 1 मास पॉइंट पे मुझे मेरा अलग आ रहा है प्रोबेबिलिटी। अच्छा अच्छा, उसने जो बनाए हैं वाई, ओके ओके, तो करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा ना, जैसे अगर मैं -2 रखूंगा एक्स को, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 1, -1 रखूंगा तो 0, एंड 1 रखूंगा तो पेयर कर लेना है बस। तो आपको कहाँ पे अलग आ रहा है, 1 और 4 में। 1 और 4, 1 पे देखते हैं। तो ये y1 कब कब आंसर देगा, y1 आंसर देगा दो केस में, 0 और -2 रखने पे, है ना। 0 रखोगे तब भी y1 आएगा, -2 रखोगे तब भी y1 आएगा, तो ऐड कर लो दोनों को, 1/4 प्लस 1/6, 5/12। सो 1/4 प्लस 1/6 है ना, तो मतलब 10/24 5/12, अच्छा वही बनेगा, फिर वहाँ उसने गलत लिखा है इसका मतलब। तो हाँ उसमें मिस्टेक, वो आंसर्स में आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है, जैसे मान लो तुम्हारा आंसर कुछ और आ रहा है, उसमें ये नहीं कि जो उसने किया वही सही है, तो हो सकता है तुम्हारा सही हो उसने गलत किया हो, क्योंकि जिसने सॉल्यूशन बनाया वो भी तुम्हारे जैसा ही कोई है ना, या हमारे तुम्हारे जैसा ही कोई इंसान है, तो गलती वो भी कर सकता है। सो यहाँ पे क्या है कि ठीक है जी, तो y की वैल्यू 1 कब होगी, जब k 0 होगा, मतलब x 0 होगा या -2 होगा, तो 1/6 1/4 ऐड हो जाएगा, तो उसने गलत लिखा है ना। और वैसे ही बाकी पॉइंट पे आ जाएगा, 4 आने के लिए एक तो 1 रख लो, यही ना, 4 रखने के लिए 1 रखेंगे, तो 1 पे यही बाकी 1/6 आएगा। तो उसने है ना गलत किया है, बाकी तुम इसको ठीक कर लो। तो क्या आंसर आ रहा है ओके इससे, सर। हाँ सर इसमें मेरा आंसर 1 मिनट, सर बी आ रहा है मेरा। कंडीशनल है ना,
ये सब कंडीशनल है, ये जो स्लैश दिख रहा है एक्चुअली ये गिवन है, तो इसने स्लैश लिखा है, ये गिवन है। तो देखो भाई बाकी लोग, तो वैसे आ जाएगा, जो भी आएगा आंसर उस तरह से आएगा। तो करेक्ट करके बाकी लोग देखो भाई, बाकी क्या आंसर आ रहा है इसमें, क्योंकि वैसे ही है जैसे हम बना रहे हैं, तो बाकी भी चेक करना पड़ेगा, हो सकता है और ऑप्शन भी करेक्ट हो, है ना। तो ये है, तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे तुम्हें, जो पीएमएफ करेक्ट पीएमएफ वाई का होगा उसके अकॉर्डिंग। वाई के 0 1 4 9 है, तो जैसे जीरो है ना, वाई जीरो तब होगी जब आपका के को -1 रखोगे, जो कि 1/8 रहेगा। एंड वाई वन तब होगी जब के को आप 0 एंड -2, कोई एक है ना, दो पॉसिबल चॉइस है। तो वही 1/4 है ना, तो कितना था 5/12, एंड 4 तब आएगी जब 1 रखोगे आप, सो 1/8, और 9 तब आएगी जब 2 रखोगे आप, है ना। सो 2 रखोगे तो 1/4। देखो ये पीएमएफ आएगा वाई का, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग देख के बताओ, जो भी आ रहा है वो सही होगा। सो ये वाई का करेक्ट पीएम, वहाँ उसने गलत लिखा है जिसने सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो चेक करो बताओ, बी सही है, तो यहाँ से ई वाई तो निकालना आसान होगा, सर ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, ए से निकालना ई तो निकालना आसान होगा। ए सही है, कोरिलेशन एक्स वाई का, तो वैसे ही पुट कर देते तो हमें वाई के पीएमएफ की जरूरत ही नहीं है। वाई को मैं अगर ऐसे रख दूँ x+1, अच्छा कोरिलेशन एक्स कॉमा वाई, तो उन्होंने एक्स इंटू वाई कर दिया, जैसे लग रहा है कि प्रोडक्ट है, तो है ना, कोरिलेशन ऐसा लिखना होगा ना, एक्स इंटू वाई। तो ये सही है पक्का, देख लो बाकी लोग, कोरिलेशन निकालो और सॉल्व करके देखो, एक बार चेक कर लो क्या सही है, और ये सी डी ऑप्शन में गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। वाई का पीएमएफ नहीं निकाल दो तब भी काम हो जाता, वाई की जगह रख दो x+1 होल स्क्वायर हर जगह, और उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर लो, ये है ना। वाई जहाँ जहाँ है वाई की जगह रख दो x+1 होल स्क्वायर है, देन कैलकुलेशन करो, तो फाइनली चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है, 14 वाले में।
हम्म चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या है 14 16 के बाद 7 16 17 23 16 में क्या है? एफ एक्स वाई है 1/x 1 + x - y इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। बताओ भाई इसमें क्या डाउट है? डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? क्या डाउट है भाई? किसका डाउट है? 16 में क्या डाउट? तो मेरा तो डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है। क्यों? जैसे उसकी लिमिट डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है कि वही जो निकाला उसने लिमिट, तो वही 1 कोई फंक्शन 0 0 पर लिमिट चेक करना है ना मुझे। तो हम क्या जानते हैं? एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट 0 0 इफ एंड ओनली लिमिट h कॉमा k टेंस टू 0 0। वही एफ ऑफ एच के जो उसने लिख रखा है। ये होता है ना। अच्छा ये पहले तो वही बात है अपॉन रूट अंडर, देख लो यही फॉर्मूला है। ये पहले लिखता हूँ बाद में लिखता हूँ, बात वही है। तो ये क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। मॉड लगाओ या ऐसे सिंपली। सो दिस शुड बी 0, या ब्रैकेट में लिखना ब्रैकेट में लिख लो। सो इसकी लिमिट 0 आनी चाहिए। तो चेक करो अब। तो एफ एक्स 0 0 कैसे निकालोगे? एफ एक्स 0 डेफिनेशन से आ जाओ या एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। सर वो -1 आया है। लिमिट h टेंस टू 0, सो y को 0 रख देंगे, है ना। एंड एफ 0 0 कितना है? 1 अपॉन h। तो ये कितना होगा? 1/1 + h -0 -1 एंड इंटू में 1/h है। h को 0 रखेंगे क्या आंसर आएगा? एलसीएम ले लो पहले उसका। तो 1 + h कट जाएगा, तो h कट जाएगा। तो बताओ भाई, ये तो 1 आ रहा है, -1 तुम्हारा कैसे आ रहा है? चेक कर लो कैलकुलेशन एक बारी। अच्छा -1 चेक करो एक बार क्या होगा। 1 एलसीएम लेके देख लो ना कितना आएगा। ऊपर आएगा 1 सर माइनस -1 ना, ठीक है। तो -1 - h अपॉन 1 + h, h कट जाएगा एंड -1 - h, ठीक है ना। वन -1 कट जाएगा ना। एक मिनट इसको मैं अलग से लिखता हूँ। बाकी लोग चेक करो कितना आ रहा है ये। सो सर -1 ही आएगा। -1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही एफ वाई कितना आया? एफ 1 वाई आया। ये 1 आया। बाकी लोग चेक कर लो भाई, आपका भी यही आ रहा है। तो अगर एफ एक्स ये है तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे जो भी आएगा। तो यहाँ जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एफ एच के तो आपका ये है ना 1 + x - y, यही है। h इंटू जैसे आप कह रहे हो ये हमारा हमने निकाला, ये आया -1 और माइनस के है तो k 1 आ गया। एंड ये तो कितना है? ये 1/1 ही होगा। सो अब ये लिमिट निकालनी है आपको, कितना आएगा? एलसीएम ले लो या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा?
तो यहाँ तो आर कॉमन रहेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा टाइप, प्लस ऐसे ही आर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड -1 और अपॉन में आर रहेगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा, आर को 0 रखने पे क्या डिफरेंस आएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है, यहाँ कॉस माइनस साइन है एंड ये ज़रूरी नहीं है फाइनाइट, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। अगर 0 पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी तो नहीं देगी, है ना, डिफरेंस तो बाउंडेड ही रहेगा। डिनोमिनेटर में है ना सिर्फ अकेला होता तो दिक्कत है। तो r टेंस टू 0 पे अभी क्या आ रहा है तुम्हारा, ये 0.0। देखो r को 0 रखने पे क्या मिल रहा है, ये 0.0 ना, तो एल हॉस्पिटल लगा लो, चेक करो भाई बाकी लोग, ये जिनका डाउट है वो। अब इसमें एल हॉस्पिटल लगाओ, अगर वैसा हो रहा है तो ये एलसीएम ले लो चाहो तो, कुछ अगर वो हो जाएगा, कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लो। ठीक है, देखो सिंप्लीफाई करके, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं। ये आ जाएगा, पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया पहले वाले से, फिर माइनस में, तो अपने नोटबुक पे सॉल्व करो अपने तरीके से, है ना, कई बार, और चेक करना जो मैं लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ। यही है यहाँ तक। तो इसमें ये होगा कि ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, -1 इससे कैंसिल हो जाएगी, है। अब आर एक जगह कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, देख लो भाई। सो एक आर तो यहाँ से जब कैंसिल हो गया तो ये वाला आर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, लिमिट r टेंस टू 0 r इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा है 1 + r कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो भाई क्या 0 आएगा, ये चेक करो। हाँ सर ठीक है फिर। ठीक है ना, ओके। तो देख लीजिए बाकी लोग, सो जिनको डाउट। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल हो गया इसका मतलब, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये कौन 16 था, 44 खोला है, तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास है 17 23, 17 में क्या हो गया 17, ठीक, अच्छा 16 था वो। तो 17 में क्या है भाई, a matrix this is has 3 linearly independent eigenvectors, then तो linearly independent eigenvector है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, क्योंकि तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट होगा, है ना।
मतलब तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होने का क्या मतलब है? अच्छा, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होने का मतलब है कि ये डायगोनलाइजेबल टाइप का है ना। और डायगोनलाइजेबल है तो इसका मतलब है कि ये क्या पूरा आइगन वैल्यू निकाल रहा है, इसका शॉर्टकट में हो जाएगा। तो यहाँ से इसने क्या किया, आइगन वेक्टर लैम्डा वन, अच्छा ऐसे निकाला तो इसने 1 1 -1 आया। अच्छा 1 1 -1 आया, तो इसका मतलब है कि 1 के करस्पॉन्डिंग लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलना चाहिए। तो 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 2 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 मतलब 2 होनी चाहिए जैसा ये कह रहा है क्वेश्चन। तो उसके लिए वी गेट x1 = x3, वही चीज़ है। तो यहाँ पे मेनली सॉल्व करोगे तो यहाँ डाउट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ये भी एक तरीका है कि जैसे 1 रिपीटेड आइगन वैल्यू है तो 1 के करस्पॉन्डिंग 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलना चाहिए। मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक, मतलब 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर चाहिए। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हमेशा लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर देता है। तो कहने मतलब -1 ए करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगी दैट विल बी लिनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। ठीक है, अब 1 रिपीटेड है तो 1 के करस्पॉन्डिंग हो सकता है एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट हो या दो भी हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन में बता रखा है कि टोटल 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग दो। देखो अब ये जो इक्वेशन लास्ट में लिखा हुआ है, इस इक्वेशन के पास 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा या इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है ये समझना है। ठीक है ना, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कम से कम चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो तीनों इक्वेशन तो वही दिख रहा है, पहला x1 - x3 0, तीसरा भी वही है, दूसरा वही है। तो मेनली दो इक्वेशन है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है। आगे सॉल्व नहीं किया वी गेट, तो x + y इंटू, अच्छा x1 x3 इक्वल पुट कर दिया इसने, तो x + y जो है 0 है। अच्छा ये है, एक काम करो यहाँ पे डायगोनलाइजेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट, क्योंकि डायगोनलाइजेबिलिटी हालांकि नहीं है जैम में, तो वो अप्रोच यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी ठीक अप्रोच है क्योंकि वो डायगोनलाइजेबिलिटी यहाँ पे है नहीं। अलग देखता मतलब वही है कि हैज़ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, मतलब ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, और डायगोनलाइजेबल है तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी = ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, है ना। या इसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा वो लीनियर होगा। ओके, तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से क्या समझ आ रहा है आपको, x1 x3 अगर इक्वल है तो x + y इंटू x1 = 0। अब अगर ऐसा हो जाए कि मान लो x1 x3 दोनों 0 हो सकता है, सोचो अगर 0 हो जाएगा तो x + y कैन टेक एनी वैल्यू, और अगर नॉन ज़ीरो होगा तो दिक्कत ये है, देखो यहाँ पे x1 x3 दोनों इक्वल है। अब इक्वल अगर 0 हो गया मान लो, तो यहाँ अगर x1 x3 0 रख दोगे तो जो वेक्टर है ना, मुझे एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा, वो क्या मिलेगा 0 1 0। और अगर x1 x3 दोनों नॉन ज़ीरो है तो यहाँ रहेगा, मतलब x1 x2 और x3 को x1 रख दो, तो उस केस में यू विल हैव 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। तो उसके लिए x1 x3 को नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा, और नॉन ज़ीरो होगा तो यहाँ देखो दूसरा इक्वेशन को ध्यान से देखो, दूसरे इक्वेशन में x1 x3 को इक्वल रख दो, तो क्या बनेगा x + y इंटू x1 = 0, x1 इज नॉन ज़ीरो तो x + y हैज़ टू बी 0, तो x + y विल टेक यूनिक वैल्यू। ठीक है, इसीलिए ठीक है, इसलिए यूनिक वैल्यू अटेन कर रहा है। नेक्स्ट जो है अगला क्या था 23 में, क्या है भाई, हम्म 23 में क्या है कि x1 x2 xn कॉमन पीएमएफ दे रखा है आपको, ये पीएमएफ क्या है, बर्नौली है। तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर MLE, देखो दिमाग यहाँ ये लगाना है कि यहाँ थीटा रेस्ट्रिक्टेड है,
तो थीटा, अगर थीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो जो आप जानते हो वो एम एल ही होता है, जो निकालना जानते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है, जब थीटा रेस्ट्रिक्टेड होता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो एम एल जो होगी वो पैरामीटर स्पेस में होनी चाहिए। तो जो थीटा का रेंज है उसी में एम एल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि एम एल एक्स बार आएगा, ठीक, या जो भी आ रहा होगा, क्या आ रहा है आपका, यहाँ सैम्पल साइज एन है, तो 1/n समेसन एक्स आई ना, ये 1/2n हाफ क्यों कर रखा है इसने, तो 1/n समेसन एक्स आई होगा। जैसे आपको लग रहा होगा ए ऑप्शन होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है ए ऑप्शन तब करेक्ट होगा जब एक्स बार की वैल्यू 0 और हाफ में आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि थीटा वैल्यू हो सकता है डेटा ऐसा देगा कि वैल्यू हाफ और 1 के बीच में चली जाएगी, तो वो एम एल नहीं हो सकती, तो उसके लिए आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो हाफ है तब एम एल का काम करेगा। तो यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आई थिंक, 1/n समेसन एक्स आई एंड हाफ, तो ये डी ऑप्शन जो है देख लो। बाकी किसी को कुछ क्वेरी है तो बताओ। तो इसमें जो है उसने तो प्रूव कर दिया, अच्छा इसने प्रूव कर दिया ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ लिख रहा है ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहाँ लिख रहा है हेंस ऑप्शन इज डी, क्या मतलब है ना, पैरामीटर रिस्ट्रिक्टेड है तो ए करेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि पैरामीटर यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, अगर पैरामीटर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता तो ए करेक्ट हो जाता, ठीक है। सो थोड़ा सा इसमें ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा करेक्शन ये है कि ऑप्शन डी करेक्ट है तो ऑप्शन डी ही करेक्ट, लेकिन वहाँ ए करेक्ट लिख रहा है, तो
ठीक है एनीवे इसमें थोड़ा करेक्शन है। फोर्टी एट 49 में क्या है जी? X has a continuous random variable with PDF this. If the mean of the distribution is half, then variance x. कहाँ दिक्कत है इसमें भाई? सिंपल तो है। a प्लस बी एक्स है तो PDF का डेफिनेशन क्या है इसमें? क्या दिक्कत है 48 में? a प्लस बी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते 0 से 1 में ये 1 आना चाहिए। एक तो ये इक्वेशन है। फिर कह रहा मीन हाफ है तो x इंटू ए प्लस बी एक्स डी एक्स 0 से 1, तो ये जो है हमारे पास ये 1/2 है। तो इन दोनों को सॉल्व करके a की वैल्यू नहीं आ जाएगी, b की वैल्यू नहीं आ जाएगी, और a भी जब आ जाएगी तो वेरिएंस नहीं आएगा। क्या दिक्कत है भाई? किसका डाउट है? विशाखा बताओ क्या है इसमें डाउट? ये है तो कर रखा कैलकुलेशन। सर इसमें 24 का मल्टीप्लाई किया गया है और सब सही है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे वेरिएंस 1/12 है, तो यहाँ 24 टाइम वेरिएंस एक्स शायद पूछना चाह रहा हो। अच्छा ओके ओके, तो ठीक है। तो 49 में क्या है? 49 जो है x1 x2 xn भी द आईआईडी सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो आपको यूनिफॉर्म 1/12 है। ठीक तो है, तो n से डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है? हम लोग ये जानते हैं ना 1/n समेसन एक्स आई कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स एंड 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स स्क्वायर। और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, तो रेशियो में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ई एक्स अपॉन ई सी यही होगा, ई एक्स अपॉन ई एक्स स्क्वायर, ये नहीं निकल जाएगा? ये निकाल लो, जो PDF है ई एक्स अपॉन ई एक्स स्क्वायर निकालो, जो भी आंसर आएगा वही सही है, आएगा। बस यही है, जो भी आ रहा है ई एक्स अपॉन ई एक्स स्क्वायर निकालो, उससे आंसर आ जाएगा। और कुछ है जी? तो हाँ 24 मल्टीप्लाई में दिक्कत है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म 0/12 है ना, तो इसमें मीन कितना होता है? मीन हो जाएगा a प्लस b/2 6, और ई एक्स स्क्वायर क्या होगा? ई एक्स स्क्वायर होगा वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, तो वेरिएंस होता है b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, तो 144/12 प्लस मीन स्क्वायर। मीन कितना है? 6 का स्क्वायर 36, तो ये 6 प्लस 12 प्लस 36 ऐसा हो जाएगा। देख लो भाई, तो 1/8 0 पॉइंट है ना, 1/8 देख लो कितना आता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ इसका आंसर तो वैसे होगा ना, 1/8 कितना हो? 0.025 ऐसा, देख लो। तो ये 0.125 ना, सॉरी 125, 0.125 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है
जैसे फिर से 24 से शायद मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ भी 20, अच्छा दोनों क्वेश्चन में 24 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो 24 से अगर मल्टीप्लाई कर देगा तो 3 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये 24 से जस्ट मल्टीप्लाई किया, वो मिस्टेक है। हो गया जी। ये क्या है भाई लास्ट में इन लोग का? 57 तो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया है। तो ये 20 में क्या है भाई? तुम लोग एक साथ क्यों नहीं लिखते सारे क्वेश्चन एक जगह? एक्स कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म है इंटरवल 0-10 पे, तो क्या दिक्कत है भाई? इसको सॉल्व करना किया तो है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता भाई? ये सब जिसको नहीं आता मैथ्स ठीक करो भाई। क्या ये सॉल्व कर तो रखा है, क्वाड्रेटिक बनाया, सॉल्व किया, फिर ये कब पॉजिटिव, देखो ये क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव होगी, तो देखो इंटरवल क्या होगा जहाँ पॉजिटिव होगी। ये सब 12th क्लास में नहीं था इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व करना? हाँ जी भाई सुनील, अगर तुम्हें ये सॉल्व करना नहीं आ रहा, जाके 11th 12th का ठीक से पहले बेसिक ठीक करो, अगर ये नहीं आ रहा तो। ये सब 11th 12th में था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज सॉल्व करना। अब ये कब पॉजिटिव होगा, क्या करते थे वे भी कब मेथड लगाते थे ना, 2 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह करते थे। तो देख लो कहाँ क्या हो रहा है। और हमारा 0 से 10 है ना, तो 2 से पीछे या 5 के बाद, तो 2 से पहले या 5 के बाद, उसको निकाल लिया अलग अलग प्रोडक्ट। क्या ही इसमें नया है? एक मिनट, ये इतना लार्ज कैसे हो गया? तो 57 हो गया था ना, 57 तो डिस्कस हो गया, 43 57 में क्या हो गया, डिस्कस कर लिया। तो वो तो बता ही दिया था वो क्या करना है, शुरू में स्टार्टिंग में ही 57 डिस्कस किया हमने। 43 में क्या है कि ए बी द 3x3 सीमेंट, दिक्कत ये है, कई बार ये बच्चे पूछ चुके हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पे है, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखो, क्वाड्रेटिक फॉर्म आता है लिखना। इसने क्या किया, इसने किसी और तरीके से किया है, तुम इस तरीके से नहीं भी कर सकते हो। P will be the number of positive eigenvalue of the matrix then rank A minus P, तो रैंक A minus P। क्वाड्रेटिक फॉर्म आता है भाई लिखना, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है मैं समझा देता हूँ ऐसे ही। इसमें ये होता है कि मान लो कोई वेक्टर है XYZ, ये मैट्रिक्स दिस, तो मेनली तो यहाँ पे होगा चलो 2x2 में लिख के दिखा दूँ, या यहाँ पे मान लो ऐसा है ABC, मान लो यहाँ कुछ भी नंबर ऐसे ही रख देता हूँ रैंडमली, PQR, यहाँ है मान लो ऐसा DEF, जस्ट समझो। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है AX² प्लस BY² प्लस CZ², फिर आएगा, मतलब ये कैसे XYZ ऐसा समझो, और उससे सॉल्व कर लो। फिर P के साथ क्या है, तो इधर X इधर Y, सो PXY। Q के साथ क्या है, XZ। D के साथ क्या है, YX, मतलब वही XY है ना, YX या XY लिख लो। फिर ऐसे ही E के साथ क्या है ना, सो PQ, फिर DE, जैसे भी है ना बस वो उसके अकॉर्डिंग एक एक करके लिख लो। या R के साथ देखोगे तो R के साथ आएगा YZ, फिर ऐसे ही E के साथ X, अच्छा EXZX ना,
जेड एक्स, एफ के साथ जेड वाई, ये हो गया, सी के साथ जेड स्क्वायर। तो इसको देख के जो दे रखा है राइट साइड में मैट्रिक्स ए लिख लो। तो यहाँ पे सिंपल अप्रोच ये है, वहाँ दूसरे तरीके से सॉल्व किया है इसने, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो इसे ए मैट्रिक्स क्या करो, लिख लो, यहाँ से देख के कंपेयर करो इसके साथ। ये जो मैंने RHS लिखा है ना, इस RHS के साथ कंपेयर करो। और यहाँ जो जेड है ना इस क्वेश्चन में 1 है, मतलब जो मैंने जेड लिखा है वो यहाँ पे 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट टर्म -1 है। तो ए मैट्रिक्स, ये जो राइट साइड है इसको कंपेयर करो इसके साथ, ये राइट साइड के साथ, उससे ए मैट्रिक्स लिख लो। अब ए मैट्रिक्स अगर लिख लिए तो रैंक निकाल लो ना, आइगन वैल्यू निकाल लो, फिर देखो क्या होगा। तो पहले तो ओके सर। ए मैट्रिक्स वहाँ उसने लिख दिया है सीधा सीधा, तो ए मैट्रिक्स ऑलरेडी लिखा लिखा हुआ है, उससे कंपेयर करो। थर्टी थ्री 35 में क्या है, एक्स वाई रैंडम वेरिएबल द फॉलोइंग एस्टिमेट इज आर फॉल्स। तो कह रहा है कोवेरियंस एक्स वाई बड़ा है कोवेरियंस वाई जेड से। तो रो एक्स वाई रो वाई जेड, तो वही तो चीज़ है, रो मतलब हो गया को रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, ये नीचे होगा, और रो वाई जेड। तो यहाँ पे क्या होगा, कोवेरियंस है, तो इसको डिवाइड करोगे तुम, वैसे तो कुछ रूल है, डिपेंड करेगा। सो वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई के रूट से डिवाइड करोगे, या वेरिएंस वाई वेरिएंस जेड। तो वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, फॉल्स बोल रहा ना, तो ज़रूरी नहीं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा एक्स वाई के वेरिएंस के रूट से वाई जेड के वेरिएंस को। ज़रूरी है कि उसी रिलेशन को फॉलो करेगा, यहाँ ज़रूरी नहीं है। यहाँ को रिलेशन बिटवीन एक्स वाई ज़्यादा है को रिलेशन बिटवीन वाई जेड से। तो कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से, कोई ज़रूरी है। अब यहाँ कह रहा है कि को रिलेशन बिटवीन एक्स वाई बड़ा है 0 से, तो कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो को रिलेशन है तो कोवेरियंस भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ओके है, इसमें कोई दिक्कत है। और कह रहा है कि नहीं एक सर, कहाँ डाउट है इसमें, तो ऑप्शन ए और बी में ही था। ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हाँ सर। उसमें वाई जेड हमें एक्स के वेरिएंस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं कह सकते कि सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगी, नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हो, डिपेंड करता है वैल्यू जो डिवाइड कर रहे हैं वो कौन सा लार्जर है किससे, ये चीज़ है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट कोई कंडीशन नहीं है। 33 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, देयर एग्जिस्ट एक्स इन 0 2 सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं ये कह रहा हूँ एक्स को हाफ रख लो, चलो, अच्छा एक ऐसा नंबर, वो सॉरी हाफ क्यों, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा लो, तो पहले भी किसी ने पूछा है, क्योंकि इसमें अगर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, और 2 रखेंगे तो बहुत लार्ज नंबर आएगी। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, 0 पे वैल्यू 1 है और 2 पे बहुत लार्ज वैल्यू आएगी। तो क्या कहता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि एफ ए और एफ बी के बीच कोई भी एक नंबर चूज करो के, तो तुम्हें कोई ना कोई एक नंबर सी मिलेगा ए बी के बीच में, जहां एफ एक्स या एफ सी इज इक्वल टू के आ जाएगा। तो ठीक है, ये के है हमारा 2019 इसके, एफ ए 0 है, एफ बी बहुत लार्ज नंबर होगा, तो उसके बीच 2019 में आता है, तो मुझे एक ना एक एक्स यहाँ जरूर मिलेगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। तो ये सब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ट्रू हो गया, ठीक है, लगाओ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके सर। ओके जी, सो ये स्टॉप करते हैं, हो गया ना कंप्लीट। तो ये मॉक टेस्ट क्या था 22, ठीक है, कल अगला यही इसका अगला कंटिन्यू करते हैं, तो कल मॉक टेस्ट 23 का डिस्कशन होगा, ठीक है, सॉल्व करके आओ, थैंक यू।